अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हम जिन चीज़ों पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसमें सर फहरिस्त है MKM के यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन के, जिन्होंने कहा है कि शिया को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है पाकिस्तान में। और वो कहते हैं कि एक शिया का कत्ल कायद आज़म का कत्ल है क्योंकि कायद भी शिया थे। और इसके साथ रावी और चनाब में पानी की सतह में इजाफा होता चला जा रहा है। नौशहरा में भी नदी नाले बिफर रहे हैं और इस तरफ महंगाई भी बढ़ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है और अब ये भी तय किया गया है कि हर हफ्ते इन कीमतों को रिवाइज़ किया जाएगा। और रिवाइज़ का मतलब तो पाकिस्तान में आप जानते ही हैं कि बढ़ाया जाएगा। और पाकिस्तान में सड़कों और चौराहों पर भी इंसाफ की फराहमी होने लगी है। टंडो आदम में हजूम ने मुश्तइल होकर एक शख्स की जान ले ली और फैसलाबाद में भी एक शख्स को चोर करार देकर मार डाला, मारने की उस पर तशद्दुद किया गया और फिर उसको पुलिस ने आखिरकार बचा लिया। और हस्बे वादा कल जो हुसैन हक्कानी और शेरी रहमान की मुलाकातों का अहवाल शामी साहब ने बताना था वो रह गया, आज हमने वो भी बताना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाम साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जो है अल्ताफ़ हुसैन, वो कहते हैं कि जनाब एक शिया का कत्ल कायद का कत्ल है और कायद आज़म के मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों को कत्ल किया जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं। ये बात उन्होंने वज़ीर दाखिला को भी फ़ोन करके कही, सदर को भी कही, वज़ीर आज़म को भी कही। देखें, अल्ताफ़ हुसैन साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ और वो अहले ज़बान है और ज़बान पर उनकी बड़ी दस्तरस है, यानी कादिरुल कलाम है। लोगों को रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं, उनको एक उभार सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं। उनमें बड़ी खूबियाँ अल्लाह ताला ने उनको अता की हैं और आपको मालूम है कि उनकी जिस तरह अपील है और जिस तरह वो गुफ्तगू करते हैं, जादू कर देते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ जो अल्फाज का चुनाव किया है उससे मैं इत्तफाक नहीं कर सकता। किससे? उन अल्फाज के चुनाव से। देखिए, कायद आज़म को एक शिया मसलक के हवाले से मुतारिफ कराना और फिर इसको कायद आज़म का कत्ल करार देना, फिर पाकिस्तान का कत्ल करार देना। देखिए, बात यह है कि कुरान कहता है कि जिसने एक भी इंसान को नाहक कत्ल किया, इंसान को, शिया, सुन्नी, हिंदू, सिख, मसीही, कोई एक भी इंसान को नाहक कत्ल किया, उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। दुरुस्त। और उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम है। ये कुरान पाक के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया है। आप मुझे बताएं इसके बाद इसमें हम इजाफा क्या कर सकते हैं? लेकिन हमारे मसलक के जिस मसलक की बात हो रही है उस मसलक के भाइयों के पास दलील अपील भी तो अब यही रह गई है, कोई उनकी बात मान तो रहा नहीं। देखिए, बात ये है जी, ये हमने तो खुद भी इस प्रोग्राम में इस पर एहतजाज किया था। बिलाशुबा कई मुकामात पर हमारे जो शिया भाई हैं उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है जी। कई मुकामात पर दूसरे फिरके वालों को भी निशाना बनाया गया है। और पाकिस्तान में अगर आप गुज़श्ता कई साल में देखें तो फिरका वाराना वारदातें बहुत हुई हैं। लेकिन एक तो आप ये समझें कि ये फसादात नहीं है, अच्छा। ये टारगेट किलिंग है, ये दहशत गर्दी है। लोगों में कोई ऐसे जज्बात नहीं है कि शिया सुन्नियों पर हमला कर रहे हों और सुन्नी शियों पर हमला कर रहे हैं। आज भी ये दोनों मसालिक जो हैं, इसके लोग एक ही मोहल्लों में रहते हैं, गलियों में रहते हैं, साथ साथ इनकी शादी है, ब्याह है, रिश्ते हैं, नाते हैं, खुशी है, गमी है। और शिया लड़कियां उनकी शादी सुन्नियों के यहाँ होती है, सुन्नी लड़कियां उनकी शादी शियों के यहाँ होती है। और ये हमारे यहाँ होती चली आ रही सदियों से और अब भी यही सूरत हाल। तो अब ये दोनों में बहस मजमूई तौर पर कोई फसाद नहीं बरपा हो रहा, ये दहशत गर्दी है। वो दहशत गर्द खा आप कोई सुन्नी चोला पहन ले, खा शिया चोला पहन ले, खा किसी और फिरके का चोला पहन ले, वो दहशत गर्द है। हमें उनको दहशत गर्दों को खत्म करना है और अल्ताफ हुसैन साहब के साथ मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं। मैं तो कहता हूं कि किसी एक शख्स का कत्ल जो है कुरान के अल्फाज में इंसानियत का कत्ल है, हमारे पूरे मुआशरे का कत्ल है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन देखिए, बात सुने जी, कायद आज़म जो है ना, उनको शिया सुन्नी की बहस में लेकर नहीं आना चाहिए। लेकिन उनका मसलब तो नहीं, था। कायद आज़म ना शिया थे ना सुन्नी थे और कायद आज़म शिया भी थे और सुन्नी भी थे।
अच्छा, ये कैसे? वो इसलिए कि कायद आजम ने लोगों को इकट्ठा किया इस्लाम के नाम पर। उन्होंने ये फिरका वाराना तकसीम को खत्म किया। वो आबाई तौर पर उनका घराना है वो इस्माइली शिया था, आगा खान जो है उनका पैरोकार। लेकिन जब वो पढ़ के आए लंदन से, 22 साल की उस वक्त उम्र हो गई शायद उनकी, तो उन्होंने ये महसूस किया कि आगा खान की सियासत जो थी वो एक और असलूब रखती थी। वो अंग्रेज के साथ उनका मामला जरा मुख्तलिफ नौइयत का था। ठीक है ना। तो उन्होंने पहले तो अपनी सियासत को उनकी अमामत से आजाद किया। अगर वो आगा खान के मुकल्लद रहते तो आजादाना किरदार सियासत में अदा नहीं कर सकते थे, उनको फॉलो करते, क्योंकि इमाम तो हाजिर है इस्माइली हजरात का, उसको फॉलो करना है। तो उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान किया कि उन्होंने जो मसलक है उनका वो असना अशरी होगा। उनका पूरा खानदान तकरीबन असना अशरी मसलक पे आ गया। बाद में जूं जूं वो फिर आगे बढ़ते गए, उनका किरदार बढ़ता गया, तो उन्होंने अपने आप को किसी एक फिरके के साथ मुंसलिक नहीं किया। उनकी अपील जो थी बहैसियत मजमूई उम्मत मुस्लिमा के लिए थी। उनकी बहनों की शादियां हुई सुन्नियों के यहाँ। अच्छा, हाँ जी। उनके अजीज़ो अकारब जो है भांजे सुन्नी, उनके दूसरे अजीज सुन्नी, वो और शिया भी। देखिए, और कभी वो इस बहस में नहीं पड़े। ये बड़ी शरारतें होती थी। एक दफ़ा अलीगढ़ में उनसे सवाल किया कि आप हज़रत उमर फारूक के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने सवाल करने वाले की तरफ देखा कि उन्होंने कहा अगर उमर फारूक को निकाल दें आपसे इस्लाम की तारीख से, उनके दौरे हुकूमत को, तो बाकी क्या रह जाएगा। तो खामोश हो गए सवाल करने वाले। एक जगह किसी ने सवाल किया जी आप शिया हैं क्या सुन्नी, तो उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह क्या थे। कहा जी उस वक्त तो ये नहीं होते थे शिया सुन्नी, तो फिर आप कहां से आ गए। तो उन्होंने हमेशा नमाज पढ़ी सुन्नियों के साथ ईदगाह में जाकर। इंटरेस्टिंग। मस्जिद यहां भी, लाहौर में भी बादशाही मस्जिद में नमाज अदा की, ऑस्ट्रेलिया मस्जिद में जो रेलवे स्टेशन के पास उसमें अदा की। और जहां वो जाते थे ईद की नमाज, जुमे की नमाज कोशिश होती थी मस्जिद में जाके अदा करें। लंदन में भी गए तो लंदन में भी नमाज वहां उन्होंने अदा की, कानपुर में, नागपुर में, हर जगह। और एक जगह तो उन्होंने ईद की नमाज अदा की, मुस्लिम लीग का इजलास वहां हो रहा था, तो पूरे शहर में किसी दूसरी जगह ईद की नमाज नहीं हो सकी कि सिर्फ कायद के साथ नमाज पढ़नी है। तमाम शहर उधर उमड़ के आया। उन्होंने किसी फिरका वाराना इलाके में जाकर नमाज अदा नहीं की, अक्सरियत के साथ रहे, आमतुल मुस्लिमीन के साथ रहे। गोया उनकी ये तलकीन है। तो अब उस तलकीन को हम भुला दें। उन्होंने हमें ऊपर उठाया था तफरीक से, बुताने रंगो खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा। उन्होंने हमें बुलंदी पर उठाया और हम उनको पस्ती पर गिरा रहे हैं। अच्छा, आज के सियासतदान गोया इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं? अगर एक सियासतदान ने इकट्ठा कर लिया था तो क्या आज के सियासतदान ये रोल तो वही सब चीजों को छोड़ दें आप। देखिए जो मकनातीस होता है ना, ये लोहे के जर्रे जो है मिट्टी में मिले हुए होते हैं। मकनातीस ऊपर आता है, लोहे के जर्रे उनको उठा लेता है। ठीक है। एकदम मकनातीसी शख्सियत कैसे कहते हैं हम कायद आजम की। उन्होंने कहा कि आप मुसलमान हैं, आप एक कौम हैं, आप सिंधी, पंजाबी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, हनफी नहीं है। आप उनको इकट्ठा कर लिया, मिट्टी से उठा दिया। दिलचस्प बात है कि पहले ये जिम्मेदारी जो इकट्ठा करने की हम आमतौर पे मौलाना हजरात पे डालते हैं। नहीं, आप कह रहे सियासतदान भी ये काम कर सकते हैं। सियासतदान ही ये काम करते रहे हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पहले सियासत और दीन अलग अलग नहीं थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर तक तो एक ही थे, दीन भी वही और सियासत भी वही, जुदा बाद में हुए ना। मिस्टर और मौलाना की तमीज बाद में आई। तो उन्होंने तो मकनातीस जो था ना उनकी शख्सियत का, उसने लोहे के टुकड़ों को ऊपर उठा लिया, जर्रों को। अब वो हम उनको दोबारा मिट्टी में, हम तो मिट्टी के साथ थे भाई। हम लोहा कहाँ थे भाई, हम तो मिट्टी में मिले हुए थे। हमारा मुकद्दर तो मिट्टी है। अब फिर मिट्टी में गिराने की कोशिश है कौम को। तो उन्होंने तो मुल्क लेके दिया एक जी। अब हम उसके टुकड़े टुकड़े करने के दर पे नीचे गिरा रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, एक जगह घर घर फसाद बर्पा कर रहे हैं।
तो शिया और सुन्नी हमने बचपन से सुना, हमारी दो आंखें हैं, इंसान की दो आंखें हैं जी। तो हम तो इस तमीज को खत्म, कायदे आजम इस तमीज को खत्म करने आए थे। उनकी नमाज जनाजा उनकी रहायश गाह पर चंद अफराद ने पढ़ी है, एक शिया साहब की इमामत में पढ़ ली, जो शिया हजरात थे वहां उन्होंने, और उसके बाद उनकी, वो कहते हैं उनकी वसीयत के मुताबिक नमाज अदा हुई है। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी उसकी इमामत कर रहे थे। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कायद आज़म के हवाले से और फिर उनके मसलक के हवाले मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि कायद आज़म तो शिया और सुन्नी को ऊपर उठाकर एक दर्जे पे ला रहे थे कि आप मुसलमान बने, मुसलमान समझे अपने आप को, और हम कायद आज़म को पकड़ के नीचे ला रहे हैं, उनको शिया सुन्नी बना रहे हैं। तो कायद आज़म का जो मैसेज है वो यही है कि फिरका वाराना मसालिक से ऊपर उठ जाएं, मुसलमान बन जाएं और वही बन जाएं जो रसूलुल्लाह के दौर में थे। शम्स साहब, अदम बर्दाश्त का रवैया एक तो हम शिया सुन्नी वाले मामले में देखते हैं कि कोई किसको मार रहा है, कोई किसको नहीं मार रहा भैया। मैं पहले आप गौर कर ले, ये टारगेट किलिंग है, ये दहशतगर्दी है, एक दूसरे को मार, फसादात नहीं हो रहा। एक तरफ से कहा जाता है हमारे उलमा मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से कहा जाता है हमारे अवाम मारे, टारगेट किया जा रहा है ना। जी हाँ, वो नहीं है, मोहल्ला मोहल्ले से नहीं लड़ रहा। शम्स साहब, अदम बर्दाश्त का एक रवैये का मुजाहरा टंडू आदम में भी, कि वहाँ पर एक मकान के बारे में ये गुमान है कि फहाशी का अड्डा, और लोग उसको पहुँच जाते हैं गिराने के लिए, रोकने के लिए, मामला वहाँ पे बिगड़ जाता है और एक बंदा भी मारा जाता है। ये मॉब जो जस्टिस है, ये एक नई बात पैदा हो गई है हमारे माशरे में। एक पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज करूँगा बसद अदब, कि ये जो फहाशी के अड्डे हैं ना, इन पर भी गौर खौज होना चाहिए और पुलिस को इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। ये जो आप जज्बात से लोगों के खेलते हैं, इसकी भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और अभी एक इलाके में एक साहब के बारे में हुआ ना, उनकी आंखें निकाल दी, उनके ऊपर तशद्दुद किया, यानी वजह क्या थी? उन पर इल्ज़ाम था कि एक खातून से, एक लड़की से उनके ताल्लुकात हैं। जी बिल्कुल, उस लड़की के लवाकिन ने ये किया। तो हम देखिए, एक हमें समझना चाहिए कि इस मुआशरे के हसास मामलात क्या है। औरतों के साथ ताल्लुकात जो हैं, उनकी इज्जत, उनकी हुर्मत, ये ऐसी चीज है जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, आप उससे खेलें। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो खुद आग को दावत देते हैं, एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि कानून क्योंकि काम नहीं करता, अदालतों में क्योंकि मामला चलते नहीं है, बरसा बरस लग जाते हैं, और लोग अब अपने हाथ में ये मामला लेने लगे हैं। अच्छी बात नहीं है। और वहां भी देखिए, जब उन्होंने धावा बोला है मकान पर, तो वहां से फायरिंग हुई है उन पर, लोगों पर। जी बिल्कुल, उसका ये नतीजा निकला है। और दो पुलिस वाले वहां से गुजर रहे थे, उनको भी मुकदमा कर दिया उनके ऊपर कि इन्होंने कुछ नहीं किया। वो क्या कर सकते थे वहां, जब मॉब इकट्ठा हो? किसी की प्रॉपर्टी पे लोग चढ़ आए, खा वो 300 हो या 3000 हो, दुरुस्त है, रजिस्ट तो करना है। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये क्या हो क्या रहा है वहां? ये बिल्कुल ऐसी बात है जब हम कहते हैं ना मार्शल नहीं आना चाहिए, जमहूरियत बहाल लेनी चाहिए। तो जमहूरियत कर क्या रही होती है? जब जमहूरियत वो कुछ कर रही होती है जो उस मकान में हो रहा था, तो फिर आप मार्शल का रास्ता भी कोई नहीं रोक सकता, लोग भी खामोश होकर बैठ जाते हैं। अब तो शम्स साहब, जो वाकयात हैं वो, अगर एक सियालकोट वाला वाकया आप देख लीजिए। देखिए, पहली बात मैं आपसे अर्ज करूंगा कि माहौल को साफ सुथरा बनाएं और जो अखलाकी अक़दार हैं उनका एहतराम करें, उनको मलहूज़ खातर रखें। यह इस्लामिक रिपब्लिक है, इसका एहसास करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां लोग कानून को हाथ में लेते हैं उन पर फिर कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक। पाकिस्तान में आप किसी हमला कर दें किसी बिल्डिंग पर, किसी बस पर, किसी दफ्तर पर, वीडियो बन जाती है, लोगों के चेहरे नजर आते हैं, कोई मुकदमा नहीं होता। हम कर क्या रहे हैं? अगर अब यहां तो 10-15 आदमियों पर मुकदमात कायम हुए हैं जी। अब ये अगर इनको सजा मिले
तो फिर लोगों को ये होगा कि भाई ये यहां जो कुछ भी हो रहा हम पुलिस को इत्तला दें, खुद कानून को हाथ में न लें। मैं इसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें इसके असबाब पर भी गौर करना है। चीजें खला में वाक़ई नहीं होती। और पाकिस्तान देखिए, इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंग्लैंड में जहां फसादात हुए, एक एक शख्स को उन्होंने चुन चुन कर पकड़ा और सजा दी। उन्होंने मॉब की कोई रियायत नहीं दी। कोई रियायत नहीं। हमारे यहां क्या होता है, हम तो मॉब की रियायत दे देंगे कि जी 300 लोग थे, पता नहीं किसकी जरूरत से क्या हुआ। हम तो एक नया तजर्बा कर रहे हैं तारीख आलम में। पाकिस्तानी सोसाइटी को बेलगाम छोड़ दिया गया है, कानून शिकन बेलगाम है, और हमारा यह ख्याल है कि इस तरीके से हम बहुत तरक्की कर जाएंगे। हम अपनी जड़ें खुद खोद रहे हैं। हमारे अरबाब इक़्तिदार, अरबाब सियासत, अरबाब मजहब अपनी अपनी कब्र खोद रहे हैं, खुद उसमें गिरेंगे। अच्छा शामी साहब, इसमें आप मॉब को कोई कसूरवार नहीं ठहरा रहे? आखिर किसी शख्स ने उन्हें मुज्तमा किया होगा इस मकान के बारे में, पता नहीं वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा अगर कर दिया जाए। नहीं तो मॉब को तो पता है कुछ नहीं होने वाला। अगर एक जगह मॉब के 15-20 आदमी को पकड़ के कानून के हवाले कर दिया होता तो मॉब को भी पता चल जाता कि भाई हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती। यहां तो हर एक को मालूम हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है। 2 दिन अखबारों में शोर मचेगा, मीडिया पे आ जाएगा, उसके बाद लोग छुड़वा लेंगे उनको। ना कोई गवाह होगा, ना कोई दाद, ना फरियाद। तो आप ये जो हमने जंगल बना दिया है पाकिस्तानी मुआशरे को, उसका नतीजा फिर भुगतेंगे ना। फिर दरिंदे हमें खाएंगे, हम सबको खाएंगे। शाम साहब, इसकी जिम्मेदारी कौन, किस पे आखिर हम डालें? आखिर कोई शख्स, कोई फर्द, कोई इदारा? जिम्मेदार जनाब वो हैं जो हुकूमत कर रहे हैं, जिम्मेदार वो हैं जो सियासत कर रहे हैं, जिम्मेदार वो हैं जो मस्जिदों में बैठे खुतबे दे रहे हैं, जिम्मेदार वो हैं जो मीडिया पर बैठे हम जनाब तज्जिया कर रहे हैं। हम सब जिम्मेदार हैं। हम में से हर शख्स, हुजूर का अल्फाज है हदीस के, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स जवाब दे। शम्स साहब, लेकिन अब और फैसलाबाद में अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कोई समाजी प्रॉब्लम है, इसको किसी एक वाक़े की सूरत में अलग अलग करके देखा जाए कि फैसलाबाद में एक बंदे को समझा जाता है कि मोटरसाइकिल उठा लेगा, उसको मारना शुरू कर दिया जाता है। इसलिए कराची में 2 डाकू हैं, 2 डाकू करार दे के मार डाला जाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया जाएगा तो अवलन पुलिस छोड़ देगी। गोया पुलिस पे अदम एतमाद। अगर पुलिस पकड़ लेगी तो अदालत छोड़ देगी। लॉ ऑफ एविडेंस इस तरह का है कि वहां गवाही नहीं होगी, साल बाद मुकदमे आएंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा फिर? तो सारे अदारे, अब हमारी जो अदालत उज़्मा है उसने बहुत से काम किए, बहुत से सुओ मोटो नोटिस लिए। अदलिया जो है उसको दुरुस्त नहीं किया, ज़ेरी अदलिया को। वहां वकील आप देखिए किससे दंदनाते। तो अब ये अगर ये पैकेज डील है हबीब साहब, स्ट्रीट जस्टिस होगा अगर मामला इस तरह चलेंगे। हम चाहते हैं कि हो जाए। ये जस्टिस इनजस्टिस है। ये जो हम क्योंकि इस पे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। मेरा ये ख्याल है कि आपके घर जा रहा है सैलाब, तो मुझे क्या तकलीफ है? आपका ख्याल है मेरे घर आ रहा है। ये जो एक जमात समझती है दूसरी जमात के खिलाफ है, एक मौलवी साहब समझते हैं दूसरे के खिलाफ है, मीडिया वाले समझते हैं जनाब हल्ला गुल्ला दिखा दिया बस अच्छी बात है, रेटिंग बढ़ जाए। शम्स साहब, टंडो आदम में जो हुआ है, फिर उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो आज़ाद इलाके में कभी किसी को कुछ करार दे देते हैं गद्दार, कभी किसी के ऊपर कोई तोहमत, कभी कोई इल्जाम, वहां तो और सजा दे देते हैं? वहां टारगेट होता है ना, वहां तो एक पैरेलल गवर्नमेंट बन गई है। फर्क यह है वहां तो एक सिस्टम बना दिया है पैरेलल। ठीक है। यहां तो ये जज्बाती फजा में काम होता है। ये जज्बात को हम काबू कर सकते हैं बशर्ते के पता चले कि जो आदमी बस चलाएगा उसको भी सजा होगी, ठीक, जो आदमी कत्ल करेगा कि उसको भी सजा होगी, जो किसी घर पे हमला करेगा उसको भी सजा होगी, और जो आदमी कहीं फांसी का अड्डा चलाएगा उसको भी सजा होगी। तो सजा जो है जब तक वो नहीं होगी कानून शिकनों को, कानून शिकनी तो पड़ेगी। शम्स साहब, एक और खबर, हमारा ब्रेक का वक्त आने वाला है। पेट्रोलियम प्राइसेस के बारे में आपने सुना कि अब हर हफ्ते बढ़ा करेंगे? हर हफ्ते बढ़ेंगे। ये तोहफा है आपके लिए। वजह यह है कि आप पेट्रोल तो पैदा करते नहीं हैं। अब जो ही वो टेंशन चलती है ईरान और अमेरिका की तेल की कीमतें ऊपर उठ जाती। मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि जो तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं उनको भी कोई पूछने वाला है, यानी खलीज के मुल्क या दूसरे जो भी हो, कि भाई उनका भी तो कोई यूएनओ को इस पर भी गौर करना चाहिए कि उसकी कीमत मुकर्रर की जाए।
जो हमारे तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके वसाइल सारे तेल की नजर हो जाते हैं, और हमारे जैसा मुल्क जिसने पानी जिसके पास मौजूद है उसे बिजली पैदा नहीं कर पा रहा, आपस के झगड़ों में पड़ा हुआ है। वो कहता हम ये डैम नहीं बनने देंगे, कोई कहता हम ये डैम नहीं बनने देंगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके पास पानी मौजूद है और उस पर सियासत की जा रही है। आजकल तो कुछ ज्यादा ही है, और अंधेरा अंधेरा बढ़ रहा है। जब पानी आता है ज्यादा तबाही करता है, नहीं आता तो फिर तबाही करता है। सूबे एक दूसरे से लड़ते हैं। अभी आपको देखा नहीं, चंद 2 रोज पहले ये पानी, बारिश नहीं हो रही थी तो उन्होंने कहा जी बारिश नहीं होगी, कहत साली हो, हम पानी कम करेंगे इस फसल के लिए। हर सूबे ने कहा नहीं हम अपना हिस्से का पानी, पंजाब ने कहा हम नहीं कम होने देंगे, सिंध ने कहा हम नहीं। ये पता नहीं कहां से आ गए ये सूबों के जुम्मेदार, और एक हंगामा पर पकड़ दिए। अब पानी आ गया जनाब, अब पानी की आमद ज्यादा है, अखराज कम है। नौशहरा में तो मामलात है ना जी, अब पानी ज्यादा अखराज करना पड़ेगा, बिल्कुल होगा, उगाड़ेगा तो जनाब फसलें उजाड़ेगा, बस्तियां उजाड़ेगा। अब उसको कहां जखीरा करे। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है, और जिसकी अकल पर पत्थर बांध दिए जाएं। पाकिस्तान में फौज की हुकूमत रही, जनरल ज़ियाउल हक आए, नवाज शरीफ आए, बेनज़ीर भुट्टो आई, मोहम्मद खां जुनेजो आए, परवेज मुशर्रफ आए, पानी से काम नहीं लिया। अयूब खां के दौर के बाद कोई डैम नहीं बना बड़ा पाकिस्तान में। मंगला भी उस वक्त बना, तरबेला भी उस वक्त बना। किसी को डर है खुश्क हो जाएंगे, किसी को डर है डूब जाएंगे। भाई खुश्क हो जाए तो होते रहेंगे। अब जो पानी, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां जितनी बड़ी मिकदार में पानी समंदर में बहता है किसी दूसरे मुल्क में नहीं बहता। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। आप हमें बराह रास्त कॉल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा फेसबुक पर भी, फेसबुक पर शामी साहब से कुछ शिकवे हैं वो भी इनकी खिदमत में पेश करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। आपके सवालात अभी हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो हम बात कर रहे थे, शाम साहब आपने बात कंक्लूड नहीं की थी, एनर्जी मिक्स वाली, पानी वाली बात तो आपने बता दी। पानी से तो बिजली पैदा नहीं कर सके जी। आपको याद होगा कि अयूब खां के दौर में तो तजर्बा हो गया था कि बिजली से ट्रेनें चलाएंगे, यानी अगर बिजली पैदा करते होते तो बसें, और चाइना में से ट्रेन जो बसें हैं वो बिजली से चलती हैं। अच्छा, हाँ, तो अगर पानी से बिजली पैदा करते तो ये बसें और ये ट्रेनें ये बिजली से चल सकती थी। एक बात, गैस हमने जाया कर दी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहां दुरुस्त किया नहीं। गाड़ियां हैं और हम हैं, ना पार्किंग प्लेस है और पेट्रोल जाया हो रहा है। जो चीज हमारे पास है नहीं, बाहर से मंगवानी है, और फिर टैक्स हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे। उसको टैक्स इकट्ठा करने का भी जरिया बनाया हुआ है, क्योंकि टैक्स होता है, लगता है उस पर हुकूमत की आमदन बढ़ती। गोया कई तरह के अजाब हैं जो हमने खुद पाल लिए हैं, अपने आप को जख्म लगा रहे हैं दूसरों का जिस्म समझ के। जाहिद साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम जनाब अली। सर, ये शामी साहब से मेरा सवाल है फरमाएं। कि ये जो पत्थर की अकल वाले हैं सारे हमारे लिए रह गए। लगता तो ऐसे ही है क्योंकि ये तो फिर पत्थर हमें पड़ रहे हैं ना जी, कुछ हम भी तो डिजर्व करते होंगे ना। रमजान साहब है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम रमजान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने तो सुना था 3 दिन पहले आप जा चुके वालेकुम हैं। अस्सलाम। शामी साहब, रमजान जानी फैसलाबाद में से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह। क्या कभी हमारी जिंदगी में पाकिस्तान में ईद एक होगी? बात यह है कि जब तक ये मौलवी हजरात के पास रहेगी कभी एक नहीं होगी। मुझे, मैं आप इस नतीजे पहुंचा हूं। अच्छा, मुझे तो गांधी साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक है कि साइंसी मामला है, इसको मजहबी बना दिया गया है। अब आप मुझे बताएं कि 28वें रमजान को 26 उलमा को चांद कैसे नजर आ गया, गावियां कैसे ले ली उन्होंने शिमाली वजीरिस्तान में। यानी ये जो पेशावर में 29 रमजान को चांद मनाया जिन्होंने जी, वो ये बताएं कि उन्होंने 28 वाले उलमा की बात क्यों नहीं मानी। अच्छा, उनका चांद हजारा में भी नजर नहीं आया और कई दीगर इस्लाम में नहीं, भी नजर आप नहीं आया। देखें, ये हमने तमाशा, पता नहीं जिन लोग जो जिनको चांद नजर आता है उनको शायद मोतिया उतरा हुआ हो आंखों पर।
ये भी तो हो सकता है ना, कोई बीमारी हो कि उनको चांद नजर आ रहा हो। ये चांद नजर आने की बीमारी है, इसका इलाज करना पड़ेगा। लेकिन ये एक ही सूबे में है। देखिए, जब नज्म कायम हो जाए जी, रोयते हलाल कमेटी का, फिर वो ऐलान करे। मैं तो इस बात के हक में हूं कि मीडिया को तो इन ऐलानात का बाइकाट कर देना चाहिए। हम नहीं चाहते, हम इनको नशर ही नहीं करेंगे, छापेंगे नहीं, ये खुद ब खुद खत्म। जब ये टीवी कैमरों के सामने डट के बैठते हैं और पोपलजई साहब और जनाब फलां साहब तो बड़े खुश होते हैं, रोजा हमारा खा जाते हैं। अभी तो वो ताहिर अशरफी साहब जो है किबला जी, जो मेरे अपना बड़े महबूब नौजवान हुआ करते थे, उन्होंने कहा मैं फतवा दे रहा हूं कि कल जनाब रोजा नहीं हो रखें। और जामिया, उनका नाम क्या ना अशरफी लगा हुआ है, जामिया अशरफिया वालों को मुसीबत हो गई। लोगों ने समझा कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया, उन्होंने फिर वजाहत जारी की हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने ऐसा ऐलान नहीं किया, हम रोजा रख रहे हैं। और भाई ताहिर अशरफी साहब, आप रोजे लोगों को तोड़वा रहे हैं, आपको किसने ये इख्तियार दिया है? आपके पास जो दाद फरियाद है रोते हलाल कमेटी से करें, उनका काम है ये ऐलान करना। लियाकत साहब हैं गिलगित से। जी अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी लियाकत साहब। हेलो जी जनाब अली। अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली बात कर रहा हूँ गिलगित से। हाँ जी सर। मुझे सर अपने मोहतरम मेहमान से ये सवाल है कि शीयत के नाम पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का कत्ल आम कब तक होगा? और आप पढ़े लिखे लोग, सियासतदानों को छोड़ दें, आप पढ़े लिखे अफराद कब अपना कलम उठाएंगे, कब इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि मुहिब वतन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुदा न खास्ता कुछ और न कर जाएं? जी नहीं, कुछ और उन्होंने क्या करना है भाई? उनका मुकाबला करें, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की उनकी तह तक पहुंचे, लोगों को पकड़े। हम तो अभी प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं, जो शख्स ये काम कर रहा है उसको कानून के सुपुर्द करना चाहिए, कानून को उस तक पहुंचना चाहिए। और क्या करना है आपने? यानी आपका काम है ये इस तरह की बातें छोड़ दें, अपना काम हुकूमत को मजबूर करे कि वो अपना काम करे, उन लोगों को पकड़े, कैफरे किरदार तक पहुंचाए। नबी बख्श साहब हैं कश्मीर से। जी अस्सलाम वालेकुम नबी बख्श साहब। वालेकुम सर मैं मुझे साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पे जो कायदे आज़म को भी इख्तिलाफी बना दिया है इन लोगों ने, जो सेकुलर आदमी था, ऐसा क्यों नहीं करते कि जो बुनियाद पर की जड़ है, जाओ लग की जो कब्र है, शाही मस्जिद से तो सेंट्रल मस्जिद से हटा क्यों नहीं दी जाती? वो तो खाली है। अच्छा, अब आप असल में अब आप एक और फसाद फैलाना चाहते हैं। अब आपको ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मुसलमान कब्रों को मिसमार करते हैं, ये हमें जेब देता है, फिर एक एक की कब्र को हम उखाड़ेंगे। ज़ियाउल-हक की कब्र हो या किसी और की कब्र हो, कब्रों का एहतराम हम पर वाजिब है। और एक बात, दूसरी बात ये कहा कायदे आज़म सेकुलर आदमी जी, ये एक नया सिलसिला। कायदे आज़म कहते हैं कि मैं मुसलमान पैदा हुआ, मुसलमान जिंदा हूं, मुसलमान मरूंगा। तो ये इन बहसों में क्या पड़े हुए हैं आप? नासिर साहब हैं उकाड़ा से। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम सलाम शामिर साहब, नासिर अशरफ उकाड़ा कुलियाना स्टेट से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हमारा स्टेट नोगो एरिया बन चुका है, यहाँ पर कत्ल करना किसी को आम सी बात है, और किसी का घर को तबाह कर देना, फसलें उजाड़ देना, ये भी आम सी बात है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये उकाड़ा में कुलियाना स्टेट, मिलिट्री फार्म और नाला स्टेट में जी। अच्छा। तो यहाँ पे वजीर आला स्कीम थी, जो लोगों को गरीब को घर 10-10 मरले घर देने थे, वो भी करोड़ों में बिक चुके हैं। और वजीर आला को इस बात का पता भी है, डीपीओ को पता है, और मीडिया भी इनके साथ मिल चुका है। यहाँ पे कोई परेशानी मीडिया किसके साथ मिल गई? तो मीडिया में तो आपकी आवाज बुलंद हो रही है, वजीर आला साहब इसका नोटिस लें और आपकी बात जो है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर उसमें वजन है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। तैयब साहब है आज़ाद कश्मीर से। जी तैयब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मैं सबसे पहले तो आप दुनिया न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने मुर्गे खाने की रिवायत खत्म करके एक अच्छे बाइलम और पढ़े लिखे आदमी को मौका दिया। जी आप अपनी तारीफ कर रहे हैं या मेरी कर रहे हैं? अच्छा हाँ जी जनाब अली। मैं कश्मीर से ताल्लुक। हाँ जी फरमाए। जी जी। कश्मीर का मसला जो है वो 65 साल से हल नहीं हो रहा। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, ताखिर क्यों है? अब देखिए, फलस्तीन का मसला हल नहीं हो रहा, कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा, लेकिन हमें ये अज़्म रखना चाहिए कि हम इसे हल करेंगे, और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कश्मीर का मसला कश्मीरियों की मर्जी के साथ हल नहीं होगा। अजमत साहब हैं वजीराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम अजमत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये शामी साहब से मेरा एक सवाल है। जी जी जरूर। कि हक़सर तहरीक के अल्लामा अनायतुल्लाह खान मशरकी ने 1956 में
लाहौर मिंटो पार्क में एक जलसा आम से खिताब करके 70 के दहाई तक के वाकयात बयान किए। बात यह है कि वो तो पता नहीं क्या बयान किए थे या नहीं किए थे, वो तो अब तारीख का हिस्सा हो चुके हैं। खाकसार तहरीक और उसके अलामा मशरकी साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन आज़ादी के दौरान, तहरीक के दौरान जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया, आप भी उससे आगाह हैं। और जिस तरह यहाँ गोली चली और जिस तरह वो इतनी बड़ी तहरीक जो है वो बर्बाद हुई, तो अब तारीख जो है, अब हम उसमें कहाँ तक बहस करेंगे? ये किताबों की बातें हैं, किताबों पर छोड़ें, आगे देखें। रोहेल आफ्ताब साहब हैं जी, ये पूछते हैं आपसे कि शेख रशीद और इमरान खान के जलसे को आपने अब तक क्यों डिस्कस नहीं किया? कहो जी, हम तो यहाँ थे ही नहीं हुजूर। एक महीना तो छुट्टी रही, रमज़ान में हम रोज़े रख रहे थे, और बाकी ये है कि इस पर कभी की डिस्कशन कर लेंगे। वैसे तो मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। समझ ये इसी तरह के कुछ तंजिया से रिमार्क्स हैं, पीटीआई के हमदर्द हैं सारे लोग जिन्होंने आपके बारे में कुछ रिमार्क्स दिए हैं, उन्हें भी कुछ समझा दें। क्या तंजिया? हमने तो कोई ऐसा मौका उनको नहीं दिया। हमें तो उनकी वजह से बहुत से रिमार्क्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो ये समझ रहे हैं। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था, भाई अमेरिका में सैर तफरी के लिए नहीं गया था, मेडिकल अपने उसकी वजह से गया था, और अभी भी जेर इलाज हूँ। तो एक मेरे लिए आप दुआ भी फरमाएं, और दूसरी बात यह है कि कुछ ना कुछ खिदमत भी वहाँ करके आए हैं। मैंने आपसे बताया था कि गरीब बच्चों के लिए वज़ाइफ की रकम भी इकट्ठी की है। शामी साहब, हमारे मौजू जो कल हमने अधूरे छोड़ दिए थे, आज फिर अधूरे रह गए, कि वो कुछ मुलाकातों का अहवाल था हुसैन हक्कानी और शहरी रहमान का, वो बीच में कुछ जी, लेकिन आज ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, जिसकी वजह से हमारा वक्त जो है वो उस ब्रेकिंग न्यूज़ की नज़र हो गया। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पीर को, यानी मंडे को। तो मंडे तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और ये जो गुफ्तगू रह गई है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मंडे को भी कोशिश करेंगे कि आप खिदमत तक पहुँचा सकें। हमें तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।